सो स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी टाइप ऑफ डाउट? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, स्टेप 1, स्टेप 2, यहां तक हमारा हो गया था। आज हम आगे बढ़ेंगे आपके डाउट्स के बाद और अपने होमवर्क को स्टार्ट करेंगे आज। यस एवरीवन? सो वो जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो मतलब जो सरप्लस है उससे उसमें से माइनस थोड़ी होना होता है। वो तो पहले जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें जाके प्रेजेंट नहीं होता, फिर माइनस होता है ना सरप्लस। तो फिर उसमें जो फाइनल सरप्लस आता है उसमें से तो माइनस नहीं होना चाहिए पहले प्रपोज डिविडेंड, वो तो कंटिंजेंट लायबिलिटी बनता है। इस पे फिर डिस्कशन नेक्स्ट ईयर वो करेंगे आज, जब डिक्लेयर होता है। करेंगे उसके ऊपर ना डिस्कशन आज। बिकॉज जो आप अभी सोच रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, बट इसमें एक पॉइंट है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, फिर डिटेल में जैसे इसका स्टेप आएगा तो वहां हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ। प्रपोज डिविडेंड दो तरह का होता है। प्रपोज डिविडेंड का मीनिंग सबको क्लियर है? दैट फाइनल डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर after closing the year, even after 31st March, when all accounts are closed and the know company knows better its financial condition, its profitability. Accordingly, board of directors, with the permission of some authorities, जो भी वहां पे कंपनी की अथॉरिटीज होती हैं, डायरेक्टर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह सकते हो आप, ओवरऑल दे प्रपोज वन थिंग। देखो, प्रपोज डिविडेंड का मीनिंग आई प्रपोज समथिंग। आप मानोगे नहीं मानोगे ये आपके ऊपर है। तो ये डिविडेंड प्रपोज्ड होता है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, और उसको कौन लोग अपनी कंसेंट से वेरीफाई करते हैं? शेयर होल्डर्स। बिकॉज कंपनी के ओनर तो शेयर होल्डर्स ही है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो एम्प्लॉइज है एक तरह से। वो एज पर द फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉफिटेबिलिटी एक डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इस साल 15% डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो पेड अप कैपिटल है, नॉट कॉल्ड अप, उनकी जो पेड अप कैपिटल है, फॉर एग्जांपल उनकी पेड अप कैपिटल है 5 लाख, या कह लो कि 5 लाख कॉल्ड अप है, उसमें से 30,000 की अभी कुछ शेयर होल्डर्स की कॉल्स इन एरियर है। हो सकता है ना ये पॉइंट कि सम फाइनल कॉल इज पेंडिंग फ्रॉम एनीवन, या अलॉटमेंट मनी इज पेंडिंग। जो भी कॉल्स इन एरियर को माइनस करके आएगी, दैट इज द फाइनल अमाउंट जो शेयर होल्डर ने हमें पे की हुई है। मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर 4,70,000 आपकी पेड अप कैपिटल है, तो उस पेड अप कैपिटल का 15% प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। अब ये जस्ट डिक्लेयर हुआ है, किस डेट को डिक्लेयर हुआ है? मैं ये बात कर रहा हूँ 31 मार्च 2020 के एंड पे, माई प्रीवियस ईयर। बट माई करंट ईयर इज एंड ऑफ 31 मार्च 2021। ये मेरा करंट ईयर का एंड है और ये मेरा प्रीवियस ईयर का एंड था। अब यहाँ पे वो एक सीन आपके दिमाग में सेट हो गया कि एक डिविडेंड जो कंपनी ने लास्ट ईयर के एंड पे या इस ईयर के बिगिनिंग में, इसको हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि 1 अप्रैल 2020 को कंपनी का एक डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका था जो उस डेट पे कंटिंजेंट था। कंटिंजेंट का मीनिंग जिसके बारे में अभी एजीएम में एनुअल जर्नल, देखो पूरा समझाना ही पड़ेगा जो अभी हमारा टॉपिक आगे आना था, बट मैं एक लेवल तक समझा देता हूँ, बाद में जब इसकी टर्न आएगी तब हम बात करेंगे। एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर ये डिसीजन कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स, क्योंकि माइनर की तो वैल्यू नहीं है, जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास कंपनी के अबाउट 60% शेयर्स हैं, वो उस मीटिंग को अटेंड करते हैं और वो वहां पे उसको वेरीफाई करते हैं कि ओके वी आर सेटिस्फाइड विद दिस 15%, और इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड एज पर द करंट सिनेरियो। कंपनी के जो बेस्ट बेनिफिट में बात होगी उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है, क्योंकि कंपनी को कई बार फंड्स की नीड होती है ना। तो कंपनी ये कह सकती है कि आपकी ग्रोथ के लिए
मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करने के लिए या नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए वी नीड द प्रॉफिट पार्ट। तो इस बार आप 10% से काम चला लो, नेक्स्ट ईयर हम आपको ज्यादा दे देंगे, बिकॉज जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपका कहीं भी, उससे रिटर्न तो आपकी बढ़ेगी ना। तो ठीक है, ओनर मान जाता है क्योंकि उसको पता है मेरा ही बेनिफिट होना है फ्यूचर में, प्रेजेंट में कम ले लो, फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा। इस टाइप से सीन होता है। या वो कहते हैं कि नहीं इस बार हमें 20% का नीड है, तो ये रेट बढ़ाया या कम किया जा सकता है। ये एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है, ये आप कह लो कि जून जुलाई अगस्त में कहीं भी हो जाती है, जब हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, उसके 2 महीने इसलिए दिए गए सो दैट हमारे अकाउंट्स, ये कहने की बात होती है ना 31 मार्च 2020 को अकाउंट्स बनते हैं, एक्चुअली इसको फाइनलाइज करने में ही 2 महीने लग जाते हैं। जैसे अगर हम 8 हम बोलते हैं कि हमारी शॉप 9 o'clock बंद हो जाती है, बट एग्जैक्ट 9 o'clock बंद नहीं होती ना, 9 o'clock हम बंद करना स्टार्ट करते हैं, करते करते 9:30 हो ही जाते हैं, आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो ऐसे ही अकाउंट्स को क्लोज करने में, एरर्स फाइंड आउट करने में, प्रॉपर सब वर्क करने में टाइम लग जाता है। तो आप कह लो कि 2 महीने में हमारे अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाते हैं। तो जून जुलाई अगस्त कभी भी ये मीटिंग होती है और वहां जाके ये डिसाइड किया जाता है कि ये डिविडेंड पे किया जाएगा या नहीं, या कितना। अब हम तो बहुत आगे खड़े हैं, हम तो यहाँ पे खड़े हुए हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। जिन्होंने अभी ज्वाइन की है, हम प्रपोज डिविडेंड की बात कर रहे हैं बेटा। प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट ऊपर जो हमने स्टेप नंबर 1 में ऐड किया था, ये इसकी बात हो रही है। अब जो तन्वी का डाउट था और मेरे पास, उसके ऊपर जो एक सीन था वो मैंने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। तो कौन सा डिविडेंड है बेटा जो फाइनलाइज हो चुका होगा, ये डिविडेंड जो मैंने लास्ट ईयर के एंड पे डिक्लेयर किया था, या 31 मार्च 2021 के एंड पे भी एक प्रपोज्ड डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा से 20%। तो पिछले साल वाला होगा क्योंकि उसकी पिछले जो साल मीटिंग हुई वो इस साल हो चुकी है। वेरी गुड, तो ये चीज क्लियर होगी सबको कि पिछले साल वाला डिविडेंड जिसकी मीटिंग इस साल हो चुकी है, वो डिविडेंड इस साल ड्यूरिंग द ईयर पे भी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2020 को डिक्लेयर हुआ यहाँ पर, और जुलाई में मीटिंग हुई, वहां पर वेरीफाई हुआ, उस वहां पे जाके फाइनलाइज हुआ कितना पे करना है, और उसके बाद कहीं ना कहीं अगस्त में वो पे हो चुका। किसको पे हो चुका? शेयर होल्डर्स को। तो बेटा हम उस डिविडेंड की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है या पेड है, और जो डिविडेंड अभी अभी गर्मा गर्म हमने डिक्लेयर किया है 31 मार्च 2021 को, इसकी तो बात ही नहीं हो रही क्योंकि ये कंटिजेंट है। तो 31 मार्च 2020 वाला डिविडेंड उस डेट पे कंटिजेंट था, अब नहीं है। जैसे +1 का रिजल्ट बेटा क्या अभी पेंडिंग है किसी का आना? अब तो नहीं है। देयर इज नो वन इन योर क्लास जिसका +1 का रिजल्ट अभी नहीं आया। क्या है पेंडिंग किसी का, बताइए? +1 का रिजल्ट बोल रहा हूँ बेटा मैं, नेवर, No, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, 0.01 चांस भी नहीं है। आप टर्म 2 तक पहुंचते ही नहीं अगर आपका +1 का रिजल्ट अभी नहीं आया होता। तो हम सबके पास एक +1 का रिजल्ट इस टाइम है, इसके ज्यादा तो कोई रिजल्ट नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? ओनली +1 बेटा। 12th आपके भी क्लियर नहीं हुई है, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा एक सर्टिफिकेट है जो आपके पास ऑलरेडी है, +1 आप क्लियर कर चुके हो, इसलिए ड्यूरिंग +2 आपको +1 का रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही ड्यूरिंग करंट ईयर हम प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पे कर चुके होते हैं, वही हमारे पास एक लेटेस्ट एक्सपेंस होता है जो हमने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो दैट्स वाई बेटा मैंने भी आपको ये बात समझाई नहीं थी, लेकिन आज ऐड कर लीजिए नॉलेज में। मैं जब भी बात करूंगा प्रपोज्ड डिविडेंड प्लस करो, कहां प्लस करो? स्टेप नंबर 1 में।
जो डिटेल डिस्कशन हमारी आपके साथ हो चुकी है स्टेप नंबर 1 की। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैंने कल हाईलाइट नहीं किया था आपको नोइंगली, नहीं तो आपका कल ही डाउट आया था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ओपनिंग बैलेंस। इसलिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख के दिया गया आपको। बाकी हर एक पॉइंट का एक टाइम आएगा, उस टाइम पे जाके हम बात करेंगे। तो इसका भी एक टाइम आएगा, प्रपोज डिविडेंड का भी, बट समझा दिया वैसे मैंने। ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस को ही प्लस करना है। तो फिर हमने पे कौन सा किया होगा, ओपनिंग बैलेंस ही पे किया होगा इस साल, तो ओपनिंग बैलेंस ही पेड है। तो आगे जाके मैं भी समझा रहा हूँ बेटा, ध्यान सुनिए, आगे जाके यही अमाउंट हम माइनस भी करेंगे। ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है बेटा मेरा, क्योंकि बहुत बढ़िया मजेदार चैप्टर है, नई नई बातें सीखने को मिलती हैं डेली, हम भी बोर नहीं होते चैप्टर के अंत तक। यही चीज प्लस होगी ऊपर, जैसे भी प्लस हो रही है, क्योंकि अभी हमारा पर्पस कुछ और है। क्या पर्पस है हमारा एवरीवन? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालना। हाँ, नेट प्रॉफिट या फाइनल डेस्टिनेशन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना, जो स्टेप नंबर 2 में आ जाएगा। और स्टेप नंबर 1 का आंसर है नेट प्रॉफिट। तो मींस मैं सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं, मेरा भी सर यहाँ पे ये पर्पस है कि जो प्रॉफिट कंपनी ने इस साल अर्न किया था, कमाया था, मुझे वहां तक पहुंचने जी बस। क्योंकि कंपनी सब बांट चुकी है, तो मुझे वो वापस ऐड करना है। मैं बैगर्स को प्रसाद जल्दी से जल्दी में बांट चुका गलती से, लेकिन काउंट करना भूल गया था कि मेरे बॉक्स में कितने स्वीट्स थी। अब एक ही तरीका है बेटा, कोई और तरीका है ही नहीं दुनिया में। या तो पहले काउंट कर लेते, अब हर एक बैगर के पास जाओ, जो जो आपने उसको दिया है उससे वापस पकड़ो, बॉक्स में डालो और अपना बॉक्स कंप्लीट करो, देन यू कैन काउंट। जबकि हुआ कुछ भी नहीं है, आपको वो प्रसाद वापस तो करना ही पड़ेगा, आपके हाथ में नहीं रह गया वो, आप दे चुके हो रिजर्व्स को। इस एग्जाम्पल को सुनना बेटा, ये तो +2 है, आपको अगले 4-5 साल तक ये एग्जाम्पल याद रहेगी, जब तक ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो जब आप एक चीज दे चुके हो किसी को, उसको वापस ले लो, रेसिप्रोकल। एक्चुअली वापस नहीं लेनी, सिर्फ हमें ऐड करके देखना है। तो जितना पैसा मैंने रिजर्व्स को दिया इस साल के एंड पे 31 मार्च को, जितना मैंने ड्यूरिंग द ईयर अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रपोज्ड डिविडेंड पे किया, ऑब्वियसली वो जो लास्ट ईयर वाला होगा, क्योंकि इस साल वाला तो अभी डिक्लेयर ही होना था। ड्यूरिंग +2 मेरे पास +2 का रिजल्ट हो ही नहीं सकता ना, कभी भी +1 का ही होगा। तो दैट्स वाई प्रपोज डिविडेंड कौन से वाला ऐड हो रहा है, जो ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस पे किया है। इंटरिम डिविडेंड तो होता ही ड्यूरिंग द ईयर है, कभी भी अक्टूबर नवंबर में दिसंबर में जाके कंपनी को लगता है कि हम एक पार्ट और पे कर दे डिविडेंड का, क्योंकि इस साल हमें प्रॉफिट्स ठीक ठाक हो गए, बढ़िया हो गए, तो हम दे सकते हैं शेयर होल्डर्स को, तो वो इंटरिम है जो एडवांस में है। तो प्रपोज्ड और इंटरिम दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। क्यों सेम है? पहले अलग अलग होता था, बट अभी लेटेस्ट जो एक्ट के हिसाब से डिसाइड है और एनसीईआरटी में जो चेंज आया है उसके अकॉर्डिंगली बेटा एक सिंपल बात है कि अब हमारे पास इन दोनों का डिसीजन सेम है, बिकॉज प्रपोज्ड और इंटरिम दोनों को ड्यूरिंग द ईयर ही पे किया गया है। फर्क इतना है, प्रपोज्ड पहले डिक्लेयर हो चुका था तभी उसका नाम प्रपोज्ड है, बाद में पे किया गया ड्यूरिंग द ईयर, जितना पे किया गया वो डिसीजन आपको या तो दिया जाएगा, और इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको ये मान लेना है कि अगर ओपनिंग बैलेंस 30,000 है तो ड्यूरिंग द ईयर एजीएम के अंदर कोई डिसीजन चेंज नहीं हुआ। अगर डिसीजन चेंज हुआ है तो उसका एक नोट आपको मिलेगा क्वेश्चन में। आपका उतना सिलेबस है नहीं है, इसलिए आपको मिलता नहीं वो नोट, अदरवाइज लिखा होता है रेजोल्यूशन नंबर दिस, AGM dated this, it has been decided the amount of dividend is 40,000, कुछ ऐसा लिखा होता है। तो 40,000 है फिर ऑब्वियसली, लिखा है तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए 30,000 ही है, वो ओपनिंग बैलेंस ही है। इंटरिम डिविडेंड पहले डिक्लेयर नहीं होता, डायरेक्टली पे होता है। मैं एक बड़ी सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ बेटा, स्टूडेंट्स को याद रहती है एग्जांपल। एक मैं अपने
फैमिली मेंबर किसी को भी पहले एक गिफ्ट प्रपोज करता हूँ कि आई विल गिव यू दिस गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। मैंने प्रपोज कर दिया, पहले ही कर दिया मैंने, 6 मंथ्स पहले डिक्लेयर कर दिया कि देखो आपका बर्थडे जब आएगा तो मैं आपको आपके बर्थडे पे ये वाला प्रोडक्ट दिलाऊंगा, एनीथिंग, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा गिफ्ट देने का स्टाइल क्या होता है? बिना पूछे देना। कैसे? सरप्राइज। मैं अपने उस मेंबर को, मे बी माई वाइफ इज देयर, माई चिल्ड्रन इज देयर, माई मदर इज देयर, मैं अपने फैमिली में के उस मेंबर को ले जाऊंगा, ले जाके उस प्रोडक्ट के सामने खड़े करके पूछूंगा ये कैसा है और ये आज के बाद आपका है। सिंपल। कैसा है तो ऑब्वियसली बोलेगा बहुत बढ़िया है ये तो, है ना। किसके लिए हम प्लान कर रहे हैं? आप बोलो फॉर यू ओनली, आपके लिए ये तो ऑलरेडी मैंने परचेज कर लिया है। अब ये है सरप्राइज। इसका जो मजा है ना, वो मजा प्रपोज्ड में नहीं है, क्योंकि प्रपोज्ड में आप पहले प्रॉमिस करते हो, आपकी एक कमिटमेंट जाती है कि मैं आपको ये डायमंड रिंग दिलाऊंगा, बोल दिया आपने, अब आ गया बर्थडे आज, दिलाओ, पहले से बोला हुआ है आपने। अब कोई सरप्राइज नहीं है, आप दिला भी दोगे तो उसका मजा नहीं है, बिकॉज पहले से एक्सपेक्टेड है। 6 मंथ्स में तो पहले ही से ही वो इमेजिनेशन में वो गिफ्ट पता नहीं कितनी बार यूज भी हो चुका है ना। अब मिल भी जाएगा तो कुछ नई बात नहीं है, जस्ट नथिंग, नो हैप्पीनेस इज देयर। कंपनी भी ये मानती है हम अपने शेयर होल्डर्स को दो तरह से खुश कर सकते हैं। एक, उनको जो रूटीन डिविडेंड प्रपोज करते हैं वो दिला दो, उनको बोल दो जी देखो हमने आपको कमिट कर दिया, बस अगस्त सितंबर में आपका बर्थडे आएगा, है ना, एनुअल जनरल मीटिंग में मिलेंगे हम, उसके बाद आपके घर पे चेक पहुंच जाएगा। तो उसकी खुशी नहीं होती कभी भी। शेयर होल्डर को एक्सपेक्टेड है, जैसे अगर आपके मॉम आपको खाना खिलाते हैं तो क्या आप सरप्राइज हो जाते हो, यू आर वेरी एक्साइटेड कि आज हमें खाना मिल गया, ऑलरेडी मिलता ही है ना आपको, तो वो तो एक्सेप्ट कर चुके हैं ना हम, जबकि वो भी एक बड़ी बात है, कोई आपके लिए खाना बना रहा है बिना किसी रिटर्न के। लेकिन जब आपको वो सरप्राइज के तौर पर कुछ स्पेशल बना के देते हैं ना, तो उसका मजा ही अलग होता है। तो आई थिंक ये दो एग्जांपल्स मेरी याद रहेंगी आपको, फ्यूचर में बहुत यूजफुल है आपको इसके लिए। कई स्टूडेंट्स ने मेरी इस एग्जांपल को अपनी एमबीए की इंटरव्यू में भी यूज किया है बेटा, क्रैक किया उन्होंने इंटरव्यूज को ना, क्योंकि वहां पे आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आपसे जब पूछा था कि प्रपोज डिविडेंड क्या है, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी बुक की डेफिनेशन सुना रहे हो डरते हुए, आप कॉन्फिडेंटली मेरा एग्जाम्पल उनको सुना रहे हो, है ना, ऐसा लगता है जैसे आप एक टीचर हो और आपको सब आता है, तो मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, ये रियल स्टोरीज है स्टूडेंट्स की, कुछ भी दे कैन आस्क एनी टाइम। तो कई बार ना आज की बात का फायदा हमें फ्यूचर में पता चलता है कि इस बात का क्या फायदा है। ये बातें याद रखने वाली हैं। अभी तो शायद आप 2-4 नंबर ले सकते हो इनके थ्रू, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, और ना भी मैं समझाऊं तो भी ये चीजें याद हो जाती हैं। बट मजा तब है जब आप इसको समझा सको किसी को आगे जाके इस तरीके से। एक, मैंने गिफ्ट प्रपोज किया कि मैं आपको दिलाऊंगा बर्थडे पे, फिर मैं डायमंड रिंग भी दिला रहा हूँ तो मजा नहीं आ रहा किसी को। और एक, मैं डायमंड रिंग के सामने खड़े करके बोलता हूँ दिस इज फॉर यू, वो जो मजा आता है किसी को, वो हैप्पीनेस फेस पे देखने वाली होती है। दैट इज कॉल्ड सरप्राइज गिफ्ट, दैट इज कॉल्ड इंटायरन डिविडेंड। अभी एग्जाम्पल हमारे बीच में फाइनलाइज हो चुकी, हमारे हर स्टूडेंट को आती है जो +2 कर चुके हैं ये एग्जाम्पल। प्रपोज डिविडेंड और इंटायरन में डिफरेंस क्या है, इस तरीके से लाइफ में याद रहता है। तो कंपनी अगर इंटायरन डिविडेंड देती है तो भी, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल वाला देती है तो भी, वो हमारा इस साल का एक्सपेंस बन चुका और हमारे प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है। आपको बस इसे ऐड करना है और कुछ नहीं करना। ये मार्क्स लेने वाली बात रहेगी कि सर ठीक है मैं प्लस कर दूंगा। हाँ, आगे जाके माइनस भी होना है। कहाँ माइनस होना है आगे बताऊंगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हम इसको माइनस करेंगे, तब हमारा पर्पस डिफरेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, और तन्वी का डाउट भी क्लियर हो गया और हमारा एक पॉइंट भी कवर हो गया। प्रपोज्ड डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस वाला हमें यूज करना है। सो व्हाट अबाउट क्लोजिंग बैलेंस, जो इस ईयर के एंड पे डिक्लेयर किया गया है, वो तो कंटेंजेंट उसको रहने लायबिलिटी। देंगे। उसकी कोई वैल्यू नहीं बेटा। मैंने आज बोल दिया कि ओके ठीक है, आपका भी जो बर्थडे आ रहा है ना, अभी आने वाला है देखो आपका बर्थडे, मैं आपको दिलाऊंगा ये प्रोडक्ट, बस उसकी कोई वैल्यू थोड़ी है। जो मर्जी बोल दो, कुछ मर्जी बोल दो कि वर्ल्ड की बेस्ट डायमंड रिंग जो 500 करोड़ के, वो दिलाऊंगा, बोलने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो अभी होना है, आगे जाके कैंसिल हो जाएगा कि मैंने तो फन में कहा था।
दैट्स कॉल्ड कंटिजेंट लायबिलिटी। मेरे बोलने से क्रिएट नहीं होती, फ्यूचर इवेंट डिसाइड करेगा। जब अगस्त में बर्थडे आएगा ना, मैं बोल दूंगा अच्छा 500 करोड़ नहीं हो पाए, पॉसिबल नहीं है, कैंसिल करो भाई, इसको कैंसिल करो, कैंसिल हो गया, बस होगी बात खत्म। तो दैट्स कॉल्ड कंटिजेंट। इस स्टाइल से याद रखिएगा। तो इस ईयर के एंड पे जो लायबिलिटी है उसको वेरीफाई किया जाएगा अभी आगे जाके, एजीएम में डिसाइड होगा। और इम्पॉसिबल बातें तो डिसाइड होती नहीं कभी, तो इसलिए आप बोल दो 40% डिविडेंड देंगे, उससे आपकी मार्केट में एक बार बस क्लैपिंग हो जाएगी, मार्केट में आपकी एक वैल्यू बढ़ जाएगी टेम्परेरी, आगे चाहे कुछ होने से ना हो। तो कंपनी समटाइम्स ये स्टंट भी करती है कि इस बार कंपनी को, एक कंपनी जो बंद हो रही है ना बेटा, वो ये बोलती है कि इस बार हमें इतना प्रॉफिट हुआ है ना, हम बता ही नहीं सकते, कोविड में हमने तो बहुत कमाया पैसा, और इस बार हमने शेयर होल्डर को 40% डिविडेंड देंगे। और कई बार ऐसी मार्केट में एक उनका क्रिएट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं उनके शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। फिर एजीएम में तो जो मर्जी मना लो शेयर होल्डर्स को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मार्केट अलग बात होती है, अपने शेयर होल्डर्स को तो सिचुएशन पता ही होती है हमारी क्या चल रही है। तो ये सब बातें ओके जी। अब हमारे आपस में आज का सेकंड डाउट कुछ है? सर मेरा एक डाउट सर है, जो यस बेटा, 1 by 1। जैसे जो हमारा स्टेप 2 है उसमें लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, तो हमको पता कैसे लगेगा कौन सी कंपनी की है? क्योंकि कभी कभी जैसे कंपनी LIC की कंपनी होगी, तो वो तो एक इन्वेस्टिंग टाइप ऑफ कंपनी होगी जो बस मनी के इनफ्लो एंड आउटफ्लो का देखती है। हाँ, तो ओटा बेटा उसमें एक अजम्पशन लेके चलते हैं हम कि अगर मेंशन नहीं है तो यू आर ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी। जैसे एबीसी कंपनी, तो अंदाजा लगाओ एबीसी कंपनी क्या होगी? क्या ये बैंकिंग सेक्टर का नाम है? टेल मी। हाँ सर। एक्स लिमिटेड, क्या ये इंश्योरेंस कंपनी का नेम है? नो सर। तो बस हो गया सोल्व आपका पजल। तो अगर नहीं लिखा तो बेटा दुनिया की कोई भी कंपनी बैंकिंग या इंश्योरेंस नहीं होती है, वो ट्रेडिंग हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, दुनिया भर के काम है बेटा, जो मर्जी कर लो। बट जब आप एक बैंक हो या आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो, एक फाइनेंसिंग सेक्टर हो, तो आपका एक पर्टिकुलर नाम है, सब जानते हैं उस नाम को। तो फिर लिखा होगा ना कि यू आर ए LIC, यू आर ए HDFC बैंक, तो लिखा होगा यू आर ए म्यूचुअल फंड कंपनी, और ये आपका सिलेबस ही नहीं है। गॉट इट? यस। इट्स ओनली इंपॉर्टेंट इन थ्योरी, 1 मार्क का थ्योरी, कि इफ यू आर ए, तो वो लिखेंगे इफ यू आर ए फाइनेंसिंग कंपनी, देन बताओ ये क्या है। तो वो तो हम थ्योरी को अलग से प्रिपेयर भी कर लेंगे, तब तक अंडरस्टैंडिंग बन भी जाएगी हमारी। बट डोंट वरी, न्यूमेरिकल नहीं आपको आने वाला कोई भी, जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आने इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का, वो नहीं आएगा। वहां आप ऑलवेज एक ट्रेडिंग कंपनी हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, क्योंकि उसके क्वेश्चन ही आपके पास नहीं है सिलेबस में। बीकॉम में तो हमें करवाने पड़ते हैं वो क्वेश्चंस, सिलेबस का पार्ट है हमारे। नेक्स्ट डाउट। तो जो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है उसमें से लॉस ऑन फायर वगैरह वो तो हम पहले ही नहीं माइनस कर देते, नेट प्रॉफिट जो हम शिफ्ट करते हैं उससे पहले? माइनस पहले हो चुका होता है, माइनस पहले हो चुका है, लेकिन जब हम एक हेडिंग निकाल रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, तो वहां हम ये नहीं कह रहे ना कि जो लास्ट में था उसी को पहले ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर 1 to 50 काउंटिंग लिख दूं और मैं आपको बोलूं बेटा मुझे वो नंबर्स बताओ जो 50 और 41 के बीच में आते हैं, और एक जो 15 और 16 के बीच में आता है, 15 to 18 के बीच में आता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 41 से 50 वाले सारे, और जो 15 और 18 वाले सारे। मतलब 16 17 से बोलोगे कुछ आप? यस। लेकिन फिर बीच के नंबर कहाँ गए? वो तो बोले नहीं आपने। अगर हम 50 to 41 चल रहे हैं तो फिर तो 39 38 भी तो आना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं बोला आपने? क्योंकि आपने बोला सर, आपने हेडिंग ऐसा दिया ना हमें कि 50 to 41 एंड 16 to 18, तो हमने आपको वही बता दिया जो आपने पूछा था। तो दैट्स व्हाई बेटा आपके इस सिंपल से क्वेश्चन का एक बड़ा सिंपल सा आंसर है कि हमारा हेडिंग जो फिक्स किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, वो ये फिक्स किया गया है कि पहले आप यहाँ पर 3 तरह के आइटम्स लो। एक
appropriations, second taxation, and third extraordinary items, जिसका एक कॉमन नाम बन गया बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि बिफोर टैक्सेशन जब बोल देते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये तो ऑलरेडी कवर हो गया, क्योंकि टैक्सेशन तक पहुंचने के लिए मुझे जर्नल्स, प्रपोज डिविडेंड, इन सबको तो लेना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी आ गई? अभी नहीं, अभी बेटा स्टिल देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, तो यहीं पे कंटिन्यू करेंगे जूम पे। तो जैसे ही क्लास ओवर होगी सेकंड क्लास आप स्टार्ट कर लोगे, सेकंड स्लॉट सेम आईडी से, बट आई वांट ऑल स्टूडेंट्स, एक भी स्टूडेंट मुझे कम नहीं चाहिए उसमें। हाँ जी, अटेंडेंस मैंने नोट कर लिया आपकी, अच्छी डांट पड़ेगी फिर। जैसे फिर जो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स वगैरह वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी में नहीं आते? वो एबनॉर्मल है। There is a difference between abnormal and extraordinary. Abnormal मतलब जो नॉर्मल नहीं है लेकिन हो सकता है, जैसे कैसा हो सकता है कि मैं एक प्लॉट परचेज कर लूं, पॉसिबल है? यस यस। बट कैसा होता है कि मैं ब्रेड कर्ड परचेज करता हूँ डेली, यस ये तो होता ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस है बेटा, मेरा ब्रेड बटर परचेज करना या ऐसे ही खड़े खड़े डील कर लेना प्लॉट की, इन दोनों में इतना डिफरेंस है। ब्रेड बटर परचेज करना नॉर्मल होता है, प्लॉट परचेज करना एबनॉर्मल होता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स को टीच करके फीस अर्न करना ये नॉर्मल है, प्लॉट बेच के प्रॉफिट अर्न करना ये एबनॉर्मल है। दोनों ही मेरे बिजनेस में होता है, होता रहता है, ऐसे कह लीजिए। कभी कभी तो प्लॉट का भी काम हो ही जाता है, परचेज सेल का, ये दो चीजें हो जाती है हमारे बिजनेस में। एफडी बनाना, एफडी ब्रेक करना हो जाता है, मेरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये याद रखना मैं एफडी बनाता भी हूँ, एफडी ब्रेक भी करता हूँ, साल में 4 बार कर सकता हूँ ऐसा, मैं क्या चाहे तो। बट 10 बार करने पे भी मैं एफडी मेकर नहीं हूँ, मतलब मैं मार्केट में एफडी के नाम से जाना जाता, आई एम ए टीचर। इन दो बातों में फर्क समझो। एबनॉर्मल एक्टिविटीज हमारे बिजनेस की नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो बार बार भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लोग रोज शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, चलेगा ना, बट दे आर नॉट द शेयर ब्रोकर, दे आर द बिजनेसमैन, टीचर, डॉक्टर। ये तो है नॉर्मल और एबनॉर्मल की बात। अब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसा होता है कि 1-2 साल में मैं, ऐसा होता है साल में 1-2 बार मैं ऐसे ऐसे फायर कर देता हूँ, बिल्डिंग के अंदर चोरी करवा देता हूँ। दिस इज नॉट एबनॉर्मल, दिस इज नॉट एबनॉर्मल। ये तो बस पता नहीं कभी कभार ऐसा होता है 10-15 साल में, या कभी लाइफ में होता भी नहीं, कभी ऐसा 1-2 बार अर्थक्वेक करवा देता हूँ मैं, नहीं होता ऐसा। नो हाँ, 1-2 बार कोविड करवाई देता हूँ पूरे वर्ल्ड में, नहीं होता। तो ये जो चीजें है ना, ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, करवा सकता हूँ। कोई ना कोई एक पर्सन तो है जो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कोविड भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा सुना नहीं। तो ये बड़ा फर्क है इसमें ना, ये आपके बड़े स्टैंडर्ड डाउट्स है और मजा आता है इन डाउट्स को लेने में। तो बट ये चीज आपकी मैच्योरिटी लेवल को एनहेंस करेगा। तो नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटीज, एबनॉर्मल कभी कभी बिजनेस में हम अपने शौक के तौर पे ये चीजें करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर दी, बेच दी, पुराना प्रोजेक्टर बेच दिया, नया एसी ले लिया, पुराना बेच दिया, खरीद लिया, बेच दिया, ऐसा फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर चलता रहता है काम हमारा। एक्स्ट्रा दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर, ये वहां पे चलता है बेटा। ये जो प्रॉपर्टी खरीदना और बेचने का काम है ना, ये शैतान का घर होता है। वेले बैठे हो, चलो ये काम कर लेते हैं। ये जो तीसरा वाला काम है, ये मैं करता नहीं हूँ कभी, ये हो जाता है, लॉस ऑफ फायर, अर्थक्वेक। आई थिंक मेरी एग्जांपल को समझ गया हमेशा के लिए। यस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाउट। चलिए आगे, या कोई और डाउट्स भी हैं? मेरे लिए डाउट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 1.5 घंटा डाउट्स ले लो, पर जब तक डाउट्स हैं आगे बढ़ने का कभी फायदा नहीं। लाइफ में रूल बना लो, ना आगे खुद बढ़ो ना किसी को बढ़ने दो, जब तक डाउट चल रहे हैं आपके, जब तक आपके माइंड में डाउट्स हैं। दूसरे चाहे मर्जी वेट करते रहे। तो डाउट है? मतलब जो हाँ जी,
तो मतलब जो बिजनेस जो हमारा नॉर्मल लॉस या फिर प्रॉफिट है वो बिजनेस ऑपरेशन से अलग है। हम्म जो मतलब जो की रेवेन्यू जनरेटिंग होती है हमारी हम्म, एक्टिविटीज बिजनेस की, उनसे अलग होती है। हाँ ओके सर। बस होती बिजनेस में ही है, राइट। स्टूडेंट को टीच करके फीस लेना ये बिजनेस ऑपरेशन है, बट पुराने फर्नीचर को बेच देना कभी कभार, ये मेरा बिजनेस के अंदर होता है, क्योंकि बिजनेस की ही वो एसेट है, बिजनेस की वो इन्वेस्टमेंट है, एफडी या कोई और चीज, शेयर डिवेंचर्स, तो ये हम बिजनेस में करते हैं। इसलिए उससे जो लॉस या प्रॉफिट राइज होता है वो मेरे बिजनेस का ही होता है, इसलिए वो मेरे बिजनेस के पीएल में अदर इनकम्स में आ जाता है, अदर एक्सपेंसेस में, फाइनेंस कॉस्ट में कहीं ना कहीं वो आ जाता है, और उससे मेरा प्रॉफिट जाने अनजाने प्लस माइनस हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। तो ठीक है, वो तो हो चुका इफेक्ट, नेट प्रॉफिट तो अपनी जगह पे ठीक है, बट एनालिसिस इज डिफरेंट थिंग। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के अपने बिजनेस के प्रॉफिट को जानना, उसमें सब चलेगा। आप मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दे दो, वो भी मेरी इनकम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आ जाएगा पीएल में कि यहाँ पे ये हुआ है, बट वो मेरी ऑपरेटिंग तो नहीं है ना। तो जब एनालिसिस होते हैं तो कंपनी एक बात पे फोकस कर रही है कि चाहे हमने बहुत पैसा कमा लिया, बट ऑपरेटिंग क्या है उसे जानना जरूरी है, ताकि हम अपने शेयर होल्डर्स को ये बता सके कि बिजनेस ऑपरेशन से हमें ये प्रॉफिट हुआ है, जिसके बेस पर वो डिसीजन ले सके। और ये सब कुछ कंपनी खुद नहीं भी चाहती बताना, क्योंकि कंपनीज एक्ट, सेबी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप शेयर होल्डर्स के फेवर में ये सब काम करो, इन्वेस्टर्स के फेवर में आपको ये करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। बाद में पता चले बेटा कि मुझे फीस कमाई और रेंट ज्यादा आया है, तो मेरे इंस्टीट्यूट की गुडविल तो बनी नहीं ना, क्योंकि मेरा काम फीस कमाना है ना, रेंट कमाना नहीं है। और हो सकता है मैं अपने इंस्टीट्यूट को रेंट पे दे के रेंट कमा लूं, पर वो मेरी बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। अगर कोई टीचर मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है तो वो ये नहीं देखेगा कि मुझे रेंटल इनकम कितनी हो रही है, वो ये देखेगा कि मेरी एफडी पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, मुझे शेयर मार्केट में डिविडेंड कितना आ रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, जबकि वो इंस्टीट्यूट का ही तो पैसा लगा है उसके अंदर। वो सिर्फ ये देखेगा मुझे फीस कितनी आ रही है और उसमें मैं कितना कमा रहा हूँ, देन ही वांट टू बी पार्टनर ऑफ माय फर्म। गॉट इट? समझ गए आंसर? यस। हाँ जी, और चले आगे, ये अभी एंजॉय करने हैं डाउट्स के साथ ही। चलिए बढ़े आगे बेटा, मेरे भी चाय स्नैक्स खत्म हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 इज ओवर, जहां ये प्लस माइनस की गेम हमने खेल ली, और इससे हमें समझ आ गया कि हमारा एम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। होमवर्क क्या है बेटा? सबसे बेकार वाला होमवर्क है चैप्टर का, इस चैप्टर को सबसे टफ मानते हैं। आप मानोगे नहीं बेटा, आपके फ्रेंड्स बोलेंगे यार ये तो बहुत टफ चैप्टर है शायद, और ऐसे मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर लगा रहता हूँ। ये मेन चैप्टर कुछ नहीं है, प्लस माइनस अनजाने में भी आप बोल देना, शायद सही बोल दो, प्लस बोल देना, प्लस ही होगा शायद, या सॉरी माइनस होगा, फिर उसको प्लस बोल दे। इतना इजी जो चैप्टर है, जो बेटा प्लस, किसी प्रोफॉर्मा की नीड नहीं, अकाउंट बनाने की नीड नहीं ज्यादा, कुछ नहीं है यहाँ पे, जर्न एंट्रीज नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, अकाउंट्स ऐसी चीज तो है ही नहीं ना, क्योंकि ये तो एनालिसिस है। कंपैरेटिव कॉमन साइज में क्या था? कुछ नहीं था। ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है, इसका नाम बदनाम है बस। चैप्टर बड़ा है ना, और समझाना बहुत कम टीचर्स को आता है, दैट्स वाई स्टूडेंट्स भी बेचारे पजल रहते हैं। बड़ा इजी चैप्टर है बेटा, मैं आपको बहुत ही टेक्निकल तरीके से समझाऊंगा, और 2-3 बातें समझाऊंगा, ज्यादा नहीं, एंड में एंड तक आते आते ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं होगा बेटा। लेफ्ट हैंड आपका, ये लेफ्ट हैंड वर्क है ये। इसमें प्लस माइनस की गेम थी, हाफ तो आप समझ चुके हो कि प्लस माइनस का पर्पस क्या है। अब वो प्लस माइनस की अमाउंट कितनी है, उस पे मेरा आज का लेक्चर फ्रेम था, पहले तो मैं वहां तक अभी जा रहा हूँ। तो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल लिया। तो फाइनली आस्किंग एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? नो सर। डाउट्स के साथ आगे बढ़ना लाइफ जीने का कोई फायदा नहीं। तो डाउट्स नहीं होती आपके, नई चीजें सीखने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है।
और जो मैंने डिस्कशन की आपके साथ, आपकी टीएस बुक के अंदर पेज नंबर 5.16 है और 17 है, इस पे रीड कर लेना। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड मैंने अपनी तरफ से बता दिया आपको। फिर 5.18 पे इलस्ट्रेशन के तो समझाया भी हुआ है उन्होंने, ठीक है। ये अब आपका काम है इसको पढ़ना, आपको समझ सब आएगा। बुक्स ओपन करना वर्क आपका है।